हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। और वीकली करंट अफेयर जो हमारा कॉम्बिनेशंस होता है पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ यूपीएससी ऑफिसर एकेडमी। एंड फाइनली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें हम क्या लेके आते हैं कि पर डे हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर आता है अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड इसमें हम कंपाइलेशन लेके आते हैं वीकली जो संडे को होता है हमारा। और इस वीकली कंपाइलेशंस में हम कोशिश ये करते हैं कि आप तक फिल्टर कंटेंट पहुंचे। और जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे विजन की, इनसाइट्स की या अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज से डील हो रहे हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं अब तक हमने 90 डेज अपनी सीरीज हो गए, हमारी कंप्लीट कर ली है हमने। और आज हम देखेंगे हमारा इसमें रहता है मैप। और जो भी वीकली में यू कैन से दैट जो भी हमारा मैप न्यूज में रहा है उसको हम देखते हैं। और जो हमारा प्रीलिम्स करंट है, जो हमारा पीआईबी द हिंदू और या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, कह सकते हैं आप, उसको हम वहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, सो आई मीन पिक एंड पेस्ट का मतलब है कि उसको मैं फिल्टर करके आपके सामने उसको प्रोवाइड कराता हूँ। सो अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमने यू कैन से दैट 23rd तक हमने बहुत अच्छी तरीके से अपना सितंबर का प्रीलिम्स करंट कर लिया था। अब हम पहुंच गए हैं 24 से लेके 30 का। ओके, और कल आपको कंपाइलेशंस वीडियो मिल जाएगी पूरे मंथ की, जिसको आप देखकर अपना देख। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, आप एक बार ना इस वीडियो को देखें, उसके बाद कोई भी मैगजीन देखें या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। बट एक बार इसको देखने के बाद ये देखें कि यार हमारा फिल्टर कंटेंट जो है, जिस हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आई एम डेम श्योर कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। रीजन क्या है कि वही चीज हम उसको ना, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक दिया पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर टॉपिक में हम उसको बहुत लेंथी चले जाते हैं। पहले तो हमारी ये पहल है कि उस टॉपिक क्या है, टॉपिक में दिया क्या है ना, व्हाट इज, ये टॉपिक है क्या, बस इतना पता हो। एंड देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने इसको इनिशिएटिव किया, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं, तो हम क्वेश्चन को डील आराम से कर लेते हैं। ओके, सो चलते हैं हम। फर्स्ट मैप है, हालांकि ये मैप मैंने आपको लास्ट करा दिया था, बट इसको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे आपको दो कंट्री के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री यू कैन से दैट याद करने हैं। वो कौन कौन से है? जैसे एक इराक और एक है आपके पास सीरिया। सबसे पहले आपको इराक न्यूज में रहा इस हफ्ते, और सीरिया भी न्यूज में रहा। अब इनमें से हमें क्या करना है? जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, यूपीएससी खास बात है कि वो हमसे जब भी क्वेश्चंस पूछता है तो वो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री जो होते हैं उनके बारे में हमसे यू कैन से दैट क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए हैं। सो हम देखते हैं क्या है हमारे पास। जैसे इराक है, अब इराक का बॉर्डर शेयरिंग कंट्री आपको कौन कौन सा मिलेगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आपका इराक की बात करें तो हमें टर्की मिल गया। ओके, उसके बाद फिर हम जाएंगे, यहाँ पे हमें जॉर्डन मिल रहा है, क्लियर कट है। उसके बाद फिर हमें कुवैत मिल रहा है। उसके बाद हमें ईरान मिल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखेंगे आप, सीरिया तो मिल ही रहा है, इराक के ये बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, ठीक है। और फिर हमें मिल जाएगा सऊदी अरेबिया। तो इस तरीके से हमें ये बॉर्डर शेयरिंग कंट्री मिली, किसके? इराक के। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको ऐसे याद करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आपको पता है, वेल एंड गुड। या फिर आप रफली आपने मैप ले रखा है और उस पे आप पर डे जो भी या वीकली में जो भी न्यूज में रहता है और आप मैपिंग करते हैं, दैट्स ए वेल एंड गुड। बट क्या होता है, फाइनल उसको रिवीजन करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको हम थोड़ा सा न्यूमोनिक के थ्रू याद कर लेते हैं। जैसे इराक का अगर हमें मान लो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री याद करनी है तो हम उसे कैसे याद करेंगे? तो आपने एक ऐड देखा होगा, जो ऐड आता था पहले कैटरीना कैफ का। तो कैटरीना कैफ क्या करती थी, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक यू कैन से दैट एक माजो माजो का था आई थिंक, या फिर मान लो वो आम का एक बोतल आती है जिसमें मैंगो जूस निकलता है, उसको वो उस तरीके से मतलब उसको कट कर दिया है ना। तो इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उसी बेस में लिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ताजिकिस, है ना। अब देखिए, यानी कि उसपे मैंगो पे उन्होंने क्या किया, त्याजी किस किया। अब सेंस कैसे लगाएंगे आप? यानी कि इराक, है ना। इराक का थोड़ा सा आप कोई भी अभिनेत्री से जोड़ सकते हैं, जो ये बहुत सारी हैं ऐसी, है ना, बॉलीवुड में। बट हम कैटरीना कैफ से जोड़ के चलेंगे। सो टी फॉर हमें क्या मिल रहा है? टी फॉर मिलेगा हमें टर्की। ओके, जे फॉर हमें मिल जाएगा जॉर्डन, क्लियर कट है। के फॉर हमें मिल जाएगा कुवैत। आई फॉर हमें मिल जाएगा ईरान। और एस फॉर एक हो जाएगा हमारा सऊदी अरेबिया। और एक एस हमारा हो जाएगा सीरिया, क्लियर कट है। तो आपको ये थोड़ा सा वर्डिंग याद रखना है कि ताजी किस करी गई इराक में। थोड़ा सा मैंने ये आपको मजाक वे में बता दिया, जो आपको याद बना रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास है, जैसे हमें याद करना है आप सीरिया का बॉर्डर शेयरिंग कंट्री।
तो सीरिया के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री अगर हम देखेंगे तो कौन-कौन से मिलेंगे हमें, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा, यू कैन से दैट, देखिए जॉर्डन तो है, ठीक है? जॉर्डन के बाद फिर आपको मिल जाएगा I4, एक इज़राइल मिल जाएगा, क्लियर कट है। और एक और आपको ये देखिए इसी के पास है इराक, ठीक? और एक फिर आपको मिल जाएगा लेबनान, ठीक है? और उसके बाद फिर एक क्या मिल जाएगा आपको, टर्की। तो 5 कंट्री हैं जो सीरिया से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर हम इसको याद करें तो कैसे करेंगे? याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि क्या हुआ कि मान लीजिए सन्नी देओल की फ़िल्म है और एक फ़िल्म का नाम सुना होगा आपने, जीत, है ना? या तो आप ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें कि अगर इंडियन टीम इतनी आगे जा चुकी है कि अगर सीरिया में भी मैच कराया, तब भी भाई हम जीत लेंगे, है ना? कई बार इसकी ट्रिक टिजिल भी होती है, पर मैं थोड़ा-सा आपको उसे मॉडिफ़ाई करके बता रहा हूँ कि क्या सीन होता है कि अगर सीरिया में भी मैच कराया गया, तो इंडियन टीम इतनी आगे जा चुकी है कि हम सीरिया में ही मैच जीत लेंगे। तो मैंने इसको 2 बार बोल दिया, अब कैसे? जैसे आपको इसको समझना है, वेट, ओके, जीत लेंगे, जीत, यहाँ पे जीत ये याद रखना है आपको, ठीक है? और लेंगे। अब सीरिया की बात कर रहे हैं हम, तो सीरिया में J4 आपके पास क्या मिलेगा? जॉर्डन, क्लियर कट, I4 इज़राइल, ओके, एंड I4 इराक, एंड T4 टर्की, ये टर्की है आपका, एंड L4 लेबनान। क्लियर कट हो गया? सो ये हमारी कौन सी कंट्री हो गई? सीरिया के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, ओके। अब हम थोड़ा-सा और देखते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने ऐसे इस तरीके से लिख दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ ऐसे ही समझ में आती है कि भई थोड़ा-सा आप मुझे रिटर्न में बताइए सर कि ये कैसे होगा और कैसे नहीं होगा? तो देखिए देखते हैं। सबसे पहले मिल जाता है हमें, यहाँ पे मिलेगा इराक शेयर इट्स बॉर्डर विद सेवरल कंट्री इंक्लूडिंग, जैसे इराक, ईरान जो है वो आपका ईस्ट में पड़ेगा। एक बार और रिवीजन कर रहे हैं हम। टर्की आपका कहाँ पड़ जाएगा? नॉर्थ में। एंड सीरिया आपका कहाँ पड़ जाएगा? वेस्ट में, ये रहा। एंड जॉर्डन आपका कहाँ पड़ेगा? साउथ वेस्ट में। अभी हम बॉर्डर शेयरिंग कंट्री किसकी देख रहे हैं? इराक की, ओके। एंड देन सऊदी अरेबिया हमारा पड़ जाएगा साउथ एंड साउथ ईस्ट में, ये सऊदी अरेबिया, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कुवैत, कुवैत हमारा कहाँ मिलेगा? साउथ ईस्ट में। क्लियर कट हो गया यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट है फिर हम सीरिया का। सीरिया का मैंने अभी आपको बता दिया कि जीत लेंगे। तो टर्की, इराक, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, ओके। सो ये 2 कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे जिसको मैंने आपको अभी बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर हम, फिर है हमारे पास निकारागुआ। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट, और मैं बता दूँ आपको, थोड़ा-सा कंट्री हमें याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। बट निकारागुआ की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है मैनगुआ, ओके। और इसमें हम थोड़ा-सा देखते हैं, वेट, 1 मिनट, ओके। सो इसमें देखेंगे जैसे इसकी पॉलिटिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में। पहले तो आपको इतना समझना है, और इसके बॉर्डर कंट्री 2 हैं, वही आपको याद रखने हैं। एक है होंडुरस और एक है कोस्टा रिका। यहाँ पे आपको होंडुरस मिलेगा और ये आपको मिल जाएगा कोस्टा रिका, ओके। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ रिवर हैं यहाँ पे जैसे सैन जॉन, सैन जॉन, कोको, रियो ग्रेटे और मेंटेगेल्पा। अगर ये याद रहे तो ठीक है, बट आपको कुछ रिवर जैसे कोको याद रखनी है और एक थोड़ी-सी आप सैनजो याद रखें। लेक्स की बात करेंगे तो लेक मिलेगी यहाँ पे, लेक निकारागुआ और लेक मैनागुआ, ठीक है? और लेक टिस्कैपा, ये 3 लेक हैं। देखिए निकारागुआ तो उसी नाम से ही है, और मैनागुआ है यहाँ पे, और लेक टिस्कैपा है। वोल्केनो की बात करें तो 3 वोल्केनो हमें यहाँ पे मिल जाएँगे, और भी हैं, जैसे आपका मसाया है और कैरो नेग्रो है और मोमबैcho है, ठीक है। हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगी हमें मोगोटन पीक। तो आपको थोड़ा-सा निकारागुआ के बारे में पढ़ना है। मैं बता दूँ, अब तक यूपीएससी में जैसे पाकिस्तान के जो आस-पास की कंट्री है उनके बारे में पूछा गया, सॉरी, इंडिया के आस-पास की जो भी कंट्री है उनके बारे में पूछा गया। और अब हो सकता है कि अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो यूपीएससी अपनी कुछ चीज़ों को चेंज भी करे। तो निकारागुआ आपको ज़रूर देख लेना है कि इसकी 2 बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, नॉर्थ और साउथ को लेके, ठीक है? होंडुरस एंड कोस्टा रिका। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब हम आ जाते हैं अपने पीसी पर। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट में हमने 23 तक अपना अच्छे तरीके से कर लिया था। अब हम आते हैं 24 पर, तो हम 24 को देखेंगे। सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे, क्या मिलेगा? पैट्रियोगैस्ट्रिनल इंटर मेडिका, यू कैन से दैट अदर नेम इज गोनाड्स, ओके।
और दूसरा नाम है इसका सी रॉबिन्स। ये है क्या? पहले तो आपको नाम पता होने के बाद ये पता होना चाहिए कि है क्या ये। यूपीएससी में अगर आपको इतना पता है ना कि कोई भी वर्ड जो दिया है उसका मतलब है ये है क्या, है ना? तो हम क्वेश्चंस को आराम से डील कर लेंगे। सो देखते हैं, पैट्रियो गॉटरिंगल इंटरमेडिका या फिर गॉडनार्ड्स या यू कैन से दैट सी रोबिन्स, 4 नाम है इसके। ये मरीन फिश है, क्लियर कट है। और ये फैमिली जो है वो ट्रायंगुलेरिया है और ये फाउंड कहाँ पर हुई है? वेस्ट बंगाल में, क्लियर कट। यहाँ तक हमारे समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारे पास है ई स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्या है ये। अगर हम बात करें तो कम्पिटिटिवनेस स्पोर्ट्स है जहाँ पे गेमर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी को, ठीक है, टू कंप्लीट कुछ, जैसे आप कह सकते हैं सर्टेन जनरस हैं, जैसे वीडियो गेम्स में या फिर वर्चुअल या इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का मतलब ही है इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में वीडियो गेम ने वर्चुअली फॉर्म में खेलना, कॉमन सी बात है। और यहाँ पे जैसे लीग ऑफ द लीजेंड्स या ऑनर ऑफ द किंग्स, ये 2 आपके एग्जाम्पल दिए हैं। अब आपसे ये पूछ लेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, यूपीएससी की यही खास बात है। और थोड़ा सा वो स्पोर्ट्स में भी अब आना स्टार्ट कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम उसने शायद अवार्ड वाले भी पूछे थे। तो जैसे ऑनर ऑफ किंग लिखा हुआ है, अब आप सोचेंगे ये है क्या, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, नॉट ए कंफ्यूजन। अच्छी तरीके से यहाँ से थोड़ा सा आप सेंस लगा सकते थे कि लीग तो स्पोर्ट्स में होती है, बट यहाँ थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑनर ऑफ किंग जो है वो क्या है। इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, फिर है हमारे पास एशियन गेम्स। एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इसको हेल्ड किया जाता है यू कैन से दैट 4 साल में एक बार, ठीक। और इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसको आप सेकंड स्पोर्ट कह सकते हैं आफ्टर द ओलंपिक। तो ओलंपिक तो आपका फर्स्ट रैंक पे आता है, क्लियर कट है। और सेकंड रैंक पे आपके पास क्या आता है? वो आता है एशियन गेम्स। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि एशियन गेम्स इज द फर्स्ट गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉट, इट्स द सेकंड गेम आफ्टर द ओलंपिक। इंडिया की बात करें तो इंडिया इनमें से क्या है? फाउंडर मेंबर है और एशियन गेम्स फेडरेशन में, और फर्स्ट होस्ट किया था 1951 में, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है पेरू वेस्काइट। ये क्या है भैया? ये क्या आइटम है? इसको थोड़ा सा हमें समझना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ सोलर पैनल इंडस्ट्री होती है या स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, वहां पे कैल्शियम में इसका यूज किया जाता है ना। और ये नेचुरली मिलता है, यू कैन सी दैट इट्स ए मिनरल्स, ठीक है। ये पेरोस्काइट्स क्या है? आप इसको एक मिनरल्स कह सकते हैं जो कैल्शियम टाइटेट्स में मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है नीच टूरिज्म। नीच टूरिज्म का मतलब क्या है? ये देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक स्कूल है, स्कूल में फिर स्टाफ है, स्टाफ में बहुत सारी, वहां पे देखेंगे आप कमरे हैं, कमरे में जैसे मैं वहां रह रहा हूँ, इट्स ए नीच। एक सिंगल आदमी, 1 पर्सन की बात होती है, यू कैन से दैट इट्स ए नीच टूरिज्म। तो देखते हैं क्या है। ये स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है किसका? टूरिज्म मार्केट का। पहले तो आपको इतना समझना है। और ये डिफाइन किया गया बाई इसके खुद के हाइड्रोजीनियस नेचर के द्वारा, और यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विस मीन फॉर स्मॉल मार्केट। तो स्मॉल मार्केट में इसके प्रोडक्ट और सर्विस यू कैन से दैट यूनिक है ना। और जैसे कहते हैं ना नीच टूरिज्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हम तमिलनाडु के कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे हम नीच टूरिज्म भी कर सकते हैं। मतलब उसका मतलब ये है कि उस विलेज में पर्टिकुलर जो भी चीज इम्पोर्टेंट है ना, वो चीज हमें वहां पे मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल रीफ्स की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। अब सीधी सी बात है, पहले तो आपको रीफ के बारे में पता है, 3 टाइप की रीफ होती है जो भी है। और इन रीफ में अगर हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इनके नेचुरल हैबिटेट्स को, ठीक है, और इंक्रीज करते हैं अगर हम इनकी प्रोडक्टिविटी, या फिर मैनेज करते हैं इनके एक्वाटिक रिसोर्स को, यू कैन से दैट इट्स ए आर्टिफिशियल रीफ। तो रीफ में जैसे फॉर एग्जांपल कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा, तो वही है ये, अलग नहीं है। तो अगर उसमें हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ भी इंटरवेंशन कर रहे हैं उनके हैबिटेट को रिहेबिलिटेट करने के लिए, या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, या आप कह सकते हैं उनके एक्वाटिक जो रिसोर्स है उनको मैनेज करने के लिए, अगर उसमें हम टेक्निकल इंटरवेंशन कर रहे हैं,
देन यू कैन से दैट इट्स ए आर्टिफिशियल रीफ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यू कैन से दैट ASI। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी 1861 में, किसके द्वारा हुई? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आप थोड़ा सा आपको याद रखना है। कभी कई बार क्वेश्चंस जो ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपके ऑप्शन में, जैसे क्वेश्चन होता है आपके पास आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और फिर यहाँ पे पूछ दिया गया कि ये किसके टाइम पे हुई, तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे रॉबिन करके है, या फिर वारेन हेस्टिंग है ना, या जेम्स फोर्ड्स है, इस तरीके से उन्होंने गवर्नर दे दिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, सो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको फाउंड किया गया 1861 में, और ये इसके पहले डीजी थे। डीजी यू कैन से दैट डायरेक्टर जनरल, किसके? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर है। अच्छा, इसका रोल क्या है? ये आर्कोलॉजिकल रिसर्च करती है, यू कैन सी दैट, एंड प्रोटेक्ट करने का काम करती है जो भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं ऑफ द नेशंस की। क्लियर कट है? कॉमन सी बात अभी हमने सुना भी होगा कि कई बार अगर कोई भी एंटीक्यूटीज मिलती है इन इंडिया, सो इसको सबसे पहले इसके हाथ सौंप दिया जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसी को ये परमिशन मिलती है। जैसे अभी हम कहें जो मस्जिद है, आई थिंक उस मस्जिद का मैं नाम भूला हूँ, तो उस मस्जिद में भी शिव के कुछ यू कैन से दैट प्रूफ मिले हैं, तो उनपे वो सारा काम जो है वो किसके पास है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फंक्शन की बात करें तो ये रेगुलेट करती है आर्कोलॉजिकल एक्टिविटी एज पर किस प्रोविजन के द्वारा? एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958। अगर मान लीजिए इसको कोई भी राइट्स मिला है, तो वो एक एक्ट होता है ना, उसी के थ्रू मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी राइट मिल जाएगा। और ये रेगुलेट करती है एंटीक्विटी एंड आर्ट टीजर एक्ट 1972 को। 1972 को भी ये क्या करती है? रेगुलेट करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 25 सितंबर 2023 वाला। तो यहाँ पे हमारे पास वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब देखिए ये टाइगर रिजर्व ना, जब भी अगर क्वेश्चन आए, एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, और जो ये न्यू आ रहे हैं जो भी यू कैन से दैट करंट में, वो थोड़े से उन पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लास्ट में जाके विजन खोला, PT 365 पढ़ने बैठ गए, सब याद कर लेंगे। इतना पॉसिबल नहीं है, इतना याद नहीं कर पाएगा माइंड। रीजन क्या है? क्योंकि हमने एक बार में ही पेट भरोगे तो नहीं होगा, है ना। सो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये 7th टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर? MP में। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में। यहाँ तक हमारी समझ में आ गया। और ये 54वां ऑल ओवर द कंट्री में टाइगर रिजर्व है। एरिया की बात करें तो यहाँ पे नौरा देसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी मिलेंगी। और रिवर कौन सी मिलेंगी? नर्मदा और यमुना, 2 रिवर मिलेगी, नर्मदा और यमुना। और नौरा देसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2, ये आपको कहाँ मिलेंगी? उसी एरिया में मिलेंगी जहाँ पे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। अच्छा, इसके स्टेबलाइज की बात करें तो न्यू टाइगर रिजर्व इन स्टेट, अगर मान लीजिए स्टेट में कोई भी टाइगर रिजर्व बनाना है, तो उसको परमिशन देने वाला तो कोई अथॉरिटी होगी। यस, कौन है वो? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, NTCA। ये कई बार आपने, जब आप द हिंदू कर रहे होंगे तब आपने ध्यान दिया होगा कि अगर मान लीजिए टाइगर रिजर्व को लेके कोई भी यू कैन से दैट अनाउंसमेंट होना है, देन इट्स कवर बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलती है नीलगिरी ताहार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि लास्ट टाइम इसके क्वेश्चंस बनने के चांस थे, आगे बने। सो ये स्टेट एनिमल है, ठीक है। और कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। पहले तो आपको इतना क्लियर कर लेना है। और ये एंडेमिक है किसमें? वेस्टर्न घाट्स में, ठीक। अच्छा, इसकी बात करें तो जैसे आपका इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो अन्नामलाई हिल्स में है, ठीक है। और केरला हैज ए लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी तार। अगर मैं बात करूँ, 2 सींग होते हैं उसके, इस टाइप का होता है ना, वो देखा होगा आपने, है ना, बकरी की टाइप की थोड़ा सा लगता है। तो इसमें आप देखेंगे कि केरला में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी? नीलगिरी ताहार की। बट स्टेट एनिमल नहीं है वहाँ का, स्टेट एनिमल आपका तमिलनाडु का है। ये थोड़ा सा आपको माइंड में फीड करके चलना है। हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, इस नीलगिरी तार तो सबसे ज्यादा केरला में मिलता है। अब भैया अगर केरला में मिलता है तो केरला का ही स्टेट एनिमल होना चाहिए, नथिंग। स्टेट एनिमल कहाँ का है? तमिलनाडु का। IUCN स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 की बात करें तो ये शेड्यूल फर्स्ट में आता है। थोड़ा सा आपको इसको याद भी रखना है कि भाई नीलगिरी, है ना, तो वो आपकी इंडेंजर्ड में। चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारे पास युद्ध अभ्यास 23
ओके, सो युद्ध अभ्यास हमारे पास है वेट। तो युद्ध अभ्यास की बात करेंगे, ये इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट आर्मी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। देखिए ये कई बार ऐसे दिया होता है यूपीएससी में, यही हमारे लिए बड़ी समस्या है। जैसे ये लिखा है कैपेपोसा, अब भाई हम कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या रामायण दे दी, ये तो हमने कहीं नहीं देखा, ये है क्या, ये क्या रहता है। तो ये एक्ट है 1974 वाला, ये एक्चुअली में क्या करता है, ये यू कैन से दैट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब है एक पावर दे देता है, ठीक है, जो भी यू कैन से दैट इंडिविजुअल को अगर हिरासत में दिया गया है ऑन द अप्रेंसिव ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन स्मगलिंग एक्टिविटी में। तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी बंदा अगर स्मगलिंग एक्टिविटी में उसको वो शामिल था उसमें, और उसको शामिल यू कैन से दैट उसको गिरफ्त कर लिया गया, तो उसमें ये एक एग्जीक्यूटिव राइट देता है किसको, जो भी डिटेनीज है इंडिविजुअली उसको। ओके, सो आप कह सकते हैं ये किससे रिलेटेड है, कैफे पोसा। थोड़ा सा आप याद रखेंगे, जैसे कैफ में आदमी जाता है तो वहां पे वो स्मगलिंग करता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इतना याद रखना है, ये किससे रिलेटेड है स्मगलिंग में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ राइनो, एक्चुअली में ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया बाय द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा। और अगर हम बात करें राइनो की, तो 5 स्पेसीज हैं, जैसे व्हाइट राइनो और ग्रेटर वन हॉर्न पहला, और दूसरा हमारे पास ब्लैक राइनो, जावा राइनो, सुमित्रा राइनो। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर व्हाइट राइनो की बात करेंगे तो ये एंटी है, एंटी बोले तो नियर थ्रेटेंड। और ग्रेटर वन ऑन राइनो की बात करेंगे तो ये वनरेबल्स है, ओके। और ब्लैक राइनो की बात करेंगे तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जावा राइनो की बात करेंगे तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमित्रा राइनो की बात करेंगे तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सो आपको याद रखना है व्हाइट वाला जो एंटी है, ओके, एंड ग्रेटर वन ऑन राइनो ये आपका वनरेबल्स है। अच्छा अगर हम बात करें ब्लैक, जावा और सुमित्रा, ये 3 टाइप के जो राइनो हैं जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको, एशिया में। क्लियर कट है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं एशिया राइनो की बात करें, तो ये जो एशिया के जो भी राइनो होते हैं वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, मतलब वो पानी में आराम से तैर सकते हैं अच्छी तरीके से। आपने देखा होगा कई बार मूवियों में राइनो को हम लोगों ने उसमें नदियों में यू कैन से दैट स्विम करते हुए हमने देखा होगा। अच्छा इंडियन राइनो की हम बात करें तो इसको प्रोटेक्टेड किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, तो ट्यूबरक्लोसिस तो आपने इसको सुना होगा कई बार। एक्चुअली में ये क्या होती है, तो मैं बता दूं ये टीबी की बीमारी है, टीबी देखने वाली नहीं। एक्चुअली में कुछ लोगों को खांसी ज्यादा रहती है, 3-4 दिन से ज्यादा हो जाती है, अभी मौसम चेंज भी हो रहा है। उसके बाद क्या होता है सीन, कि वो व्यक्ति अगर दवा नहीं लेता है तो वो जुकाम उसकी बॉडी में जकड़ के उसको बीमार कर देता है, और जो बाद में किसका रूप ले लेती है, ट्यूबरक्लोसिस का। ओके, सॉरी थोड़ी सी मेरे को सर्दी हो रही है। सो इसकी बात का हम करेंगे करेंगे क्या है, ये कम्युनिकेबल इन्फेक्शन डिजीज है, जो होती है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसके द्वारा होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा बस। बाद बाकी वो डिफिशियंस पता है या नहीं पता है डजेंट मैटर, ये किसको अफेक्ट करता है डजेंट मैटर। सबसे पहले आपको इससे इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जब लिखा हुआ ना ट्यूबरक्लोसिस केस्ड बाय दी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, है ना, एंड यू कैन से दैट फंगस। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वायरस होगा, टीबी, प्रोटोजोआ होगा, फंगस होगा, नहीं, इसका आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो कि ये बैक्टीरिया। चलिए अच्छा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव भी चलाई गई हैं टीबी के लिए, जैसे आपकी बात करें तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें निक्शा पोर्टल, है ना। ये नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, जो एक्ट करता है एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू मैनेज करता है टीबी पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा इसके बाद तो हम बात करें, एक और है फाइंड ट्रीट ऑल, ये भी है। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि फाइंड ट्रीट ऑल ये जो है वो किससे है, बहुत सारी उसमें दे दी गई, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या टीबी, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको याद रखना है। उसके बाद मॉस्को जो डिक्लेरेशन है ये भी टीबी से रिलेटेड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्लेरेशन वाले कई बार क्वेश्चन जब भी यूपीएससी में बने हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे फोटो लाजा वाला बना था, फोटो लाजा वाला यू कैन से दैट जब बना था तो उसमें सिर्फ यही पूछा था कि ये जो डिक्लेरेशन है किससे संबंधित है, तो उसका आंसर क्या था, आसियान, आई थिंक सो, ओके। इसी तरीके से अगर आपसे मॉस्को डिक्लेरेशन पूछ गया ना, तो आप सोचेंगे कि यार ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं मॉस्को जो डिक्लेरेशन है वो आपका किससे है, टीबी से।
ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए ट्यूबरकुलोसिस थोड़ा सा फॉर्म में याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर हम, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, वेट। अब आगे देखते हैं, फिर हमें मिलती है 26 सितंबर पे आ जाते हैं हम। अब तक हमने देख लिया था जो भी हमारा था मॉस्को डिक्लेरेशन, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, टीबी से रिलेटेड है, ठीक है, टीबी। चलिए आगे देखते हैं फिर हमारे पास जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। सबसे पहले तो आपको कमेटी ही याद रखनी है कि ये किससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, ये मणिपुर में जो भी वायलेंस हुआ उसके रिगार्डिंग है ना, और उसी के रिलेटेड ये बनी है। इसका काम क्या है, ये सुपरवाइज करना, इंटरवेंट करना और मॉनिटर करना, या रिहेबिलिटेशन को लेके या रिस्टोरेशन को लेके, ठीक है। और जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे वर्शिप यू कैन से दैट पूजा होती है, ठीक है, उनको बेटर रिलीफ देना इन मणिपुर। तो मणिपुर में यू कैन से दैट ये सोशल इक्विटी की बात करने वाली कमेटी है, ठीक है। और कहाँ पे, मणिपुर में, थोड़ा सा आपको इसको इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन तो बहुत जरूरी है, जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए उसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मिलेगी अरावली रेंज में, क्लियर कट है। और यहाँ इसको, यहाँ पे जो क्लासीफाई होता है यू कैन सी दैट फॉरेस्ट, वो है ट्रॉपिकल डेजर्ट थ्योरी फॉरेस्ट, थॉर्नी, नॉट ए थ्योरी, ओके। असोला वाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये सरस्कार दिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी पार्ट्स है। और असोला वाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे एक लेक मिलती है जिसका नाम है नीली झील, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीली झील जो है वो लेक मिलती है, वो भी मैन मेड है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी ने अब ये भी पूछना स्टार्ट कर दिया है कि भाई ये नेचुरल है या फिर मैन मेड है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नेचुरल है या मैन मेड है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन आईसीओ। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1963 में और यूएन का पार्ट्स है। अप्रूवल की बात करें तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट है 1962 में। रिप्रेजेंट की बात करें तो लगभग 93% वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन होता है एंड 60% वर्ल्ड कॉफी कंजम्पशन होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्ट्रेंथन करता है जो भी ग्लोबल कॉफी सेक्टर्स हैं। सीधी सी बात है, बोर्ड है तो उसका काम भी यही होगा कि ये जो ग्लोबल कॉफी सेक्टर है इसको स्ट्रेंथन, यू कैन से दैट, उसको मजबूत करने का काम करता है। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 43 एक्सपोर्टिंग मेंबर है जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है और 6 आपके इंपोर्टिंग मेंबर है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है वुमेन उदुबर। ये थोड़ा सा आप पहली बार सुनने होंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये है क्या चीज। तो लॉर्ड शिवा की पूजा होती है जिसमें गाने गाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे पहले मेंस रहा करते थे, अब ये इसमें स्टार्ट कर दिया है वुमेन्स को, ठीक है। तो उद्वर का मतलब है लॉर्ड शिवा की पूजा करना, पहले तो आपको इतना समझना है, ठीक है। हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो, मैंने बड़ा ले लिया, समझ में आ रहा होगा। तो इनका इनका काम है सर्विस करना ऑफ लॉर्ड शिवा बाय द सिंगिंग हिज प्रेज फ्रॉम द तिरुमुराई के, यानी कि जो सिंगिंग आते हैं वो तिरुमुराई के थ्रू, ठीक है, इन सैबत टेम्पल। कौन से टेम्पल में? सैबत टेम्पल में। अच्छा, आगे हम थ्रू मुराई की बात करें तो ये 12th वॉल्यूम कंपोडियम होता है, मतलब यू कैन से दैट जो आपको तो सिंगर नहीं बनना आपको इतना समझ लेना है कि इसमें वॉल्यूम होते हैं, तो उस वॉल्यूम में इसको गाया जाता है, इसमें लॉर्ड शिवा की प्रशंसा की जाती है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तिरुमुराई की, तो ये 6 से लेके 10th सेंचुरी से चला आ रहा है बाई दी नैनार इन तमिलनाडु। तो ये दो ग्रुप होते हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है, कौन कौन से, नैनार, नैनार और अलवर, ठीक है। अब मेरे को आप बताएंगे अलवर, थोड़ा सा बताएंगे, नैनार तो शिव से रिलेटेड है और अलवर किससे रिलेटेड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है गोवर्धन, यू कैन से दैट गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ओके। सो धन, इसको ये किसके अंतर्गत है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपको याद रखना है, ओके। बस इतना याद रखना है, बस सीधी सी बात है। आप जैसे गोबर जो होता है उससे किस तरीके से बायो एग्रो रिसोर्स बनाए जाएंगे, है ना, या फिर आप कह सकते हैं जिसमें मीथेन गैस भी मिल जाती है हमें। तो आपको इतना थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आप कि भाई गोवर्धन में कौन सी मिनिस्ट्री है, बाद बाकी तो जो भी उसका ऑप्शंस बनेंगे आप उसको क्लियर कर लेंगे कि भाई इसका आंसर ये होगा। बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं मिनिस्ट्री को लेकर, तो मिनिस्ट्री जल सकती है कैसे, अब थोड़ा सा आप याद रखना है कि गाँव में जो गोबर होता है तो उस पर क्या है ना, अक्सर पानी डाल के ही उसको मथा जाता है, थोड़ा सा याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1916 से लेकर 68 तक की बात करें तो ये को फाउंडर हैं भारतीय जनसंघ के, यानी कि वीजेएस के। और बुक की बात करें तो इन्होंने जैसे सम्राट चंद्रगुप्त है, जगत गुरु है, शंकराचार्य है, या शक्त्र चिंता है, ये सब चीजें रक्ष रक
राष्ट्र चिंता है, ये सारी चीजें किनकी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ चीजें हैं, जैसे अभी एक आ गया, फिर देखें बेमनाथ कोले वेटलैंड, ये आपका मिलेगा ब्रैकिस लेक है, कहाँ पे? केरला में। तो देखिए अब ये इंपोर्टेंट चल रहा है तो उसको हम साथ के साथ लगाते जा रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा ज्यादा हमें। अब हम देखते हैं, फिर हमें मिलता है कैबुमा कैबुमा फुरकोटा। ये एक्चुअली में क्या है? ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये एलियन प्लांट है, ठीक है, प्लांट है ये, थोड़ा सा याद रखना है। कैबुमा फुरकोटा, ये स्पेसीज नहीं है, ठीक है, ये कोई अलग वेरिएंट नहीं है, ये आप कह सकते हैं प्लांट है। यही आपसे क्वेश्चन बनेगा, है ना, वो दे देगा वहां पे प्लांट, फिर कंफ्यूज करने के लिए प्लानेट, फिर कंफ्यूज करने के लिए एस्ट्रॉइड्स, नन ऑफ दीज, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं, नेटिव कहाँ का है? ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का, और लार्ज क्वांटिटी चाहिए इसके ग्रोथ के लिए, किसकी? ऑक्सीजन की। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम 27, थोड़ा सा ये साफ नहीं आ रहा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखते हैं क्या है, 27 सितंबर 2023 का सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, यू कैन से दैट SIB, है ना। ये आप इसको दूसरा नाम और याद रखेंगे, वो नाम है पे फॉर सक्सेस बॉन्ड, पे फॉर सक्सेस बॉन्ड। अच्छा, ये है क्या? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब आपके लिए फिर क्वेश्चन बनेगा, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स। अब आपका ध्यान गया कि भाई ये तो सोशल से रिलेटेड होना चाहिए, आपके लिए वहां पे ऑप्शन दे दिया उसने, सोशल है, इकोनॉमिक है, फाइनेंस है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है, ये डिजाइन करने का काम करता है ना, और एड्रेस करता है जो भी सोशल और इन्वायरमेंटल चैलेंज है ना, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर या गवर्नमेंट एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व हैं, उनको यू कैन से दैट इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको एड्रेस करने का काम करता है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, या फिर दूसरा नाम है इसका पे फॉर सक्सेस बॉन्ड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है स्टबल बर्निंग, यू कैन से दैट पराली। पराली आपने हिंदी में सुना होगा, तो ये है क्या? सबसे पहले आपको इतना समझना है कि जैसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, यू कैन से दैट हमने एक खेत में फसल की, फसल करने के बाद जो भी उसमें ग्रो हुआ, फॉर एग्जांपल पैडी है, पैडी में हम ऊपर का काट के जो पार्ट बचा उसका हाफ, है ना, ये पार्ट मान लीजिए, इसमें पैडी था हमारा, है ना, धान था, ये हमने हटा दिया, और जो नीचे का हमारा बचा, इस पोर्शन को हम क्या करते हैं? जला देते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे यही सारी कहानी है, ठीक है। सो प्रिपेयर फॉर द अनदर सीजन्स। अब इसमें आपको याद कर रखना, डेफिनेशन तो नहीं पीछेगा, बट इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इज अ प्रोसेस टू सिटिंग ऑन द फायर स्टॉबल, जैसे। अच्छा, अब इसमें पूछेगा क्या? पूछेगा हमसे जो पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं वो बताओ स्टबल बार्निंग में। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम उस पर बहस कर लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि स्टबल बार्निंग पे कौन कौन से पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, जैसे उसने दे दिया CO2, CO, NO2, और दे दिया आपको O3 ना। तो अब आप इनमें से कौन सा स्टबल बर्निंग से पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा कि भाई CO2 होता है या CO या NO2, इनमें से कौन नहीं होता? तो ओजन नहीं होता, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से वो देखेंगे हम, जैसे आपके पास है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, CH4 यू कैन से दैट मैथन, और PM पार्टिकुलर मॉलिक्यूल जो आपके होंगे 10 एंड PM 2.5। ओके, चलिए आगे देखते हैं, जो इनिशिएटिव चलाई गई है स्टेबल बर्निंग के खिलाफ, वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्रैप, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, हो सकता है इसका क्वेश्चन बने कि ग्रैप जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली NCR में। NCR का मतलब समझ रहे हैं ना, वो तो आपको पता ही होगा। चलिए, अच्छा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज बीइंग प्रोमोटेड इन द स्टेट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा, और क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करना, है ना, एंड उनको प्रमोट करना इन पंजाब एंड हरियाणा में। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि निकारागुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ये बॉर्डर शेयरिंग कंट्रोल करता है हुंडरस, हुंडरस जो नॉर्थ में पड़ेगा, एंड कोस्टा आपका साउथ में पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है पॉलीइथिलीन टेरेपैथलेट डिग्रेडिंग एंजाइम, यानी यू कैन से दैट पैथ। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, 46। ये है क्या? सबसे पहले आपको समझना है, ये प्लास्टिक है। पॉलीइथिलीन से तो आप समझ गए होंगे भाई प्लास्टिक है ये, ठीक है। और इसको यू कैन से दैट क्या होता है, जैसे फूड है, खाना है, या कुछ भी बीवरेज का सामान है, या जो आपने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, आप ऐसे समझ लो, ये मान लो, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझा रहा हूँ, है ना, ये आपकी बोतल है, मेरे को ज्यादा फिगर अच्छा नहीं बनता, पेप्सी की बोतल है। अब पेप्सी की बोतल में जो प्लास्टिक यूज हो रही है उसका नाम है पैट 46, यानी कि पॉलीइथिलीन टेट्रापेथलेट डिग्रेडिंग एंजाइम। या फिर मान लीजिए आपका यू कैन से दैट पानी की बोतल है ना, जो हम कहते हैं कई किनले की आती हैं, और उसके बाद आपकी और भी कई कंपनियां हैं, एक्वाफिन है।
तो उनमें जो यूज होती है वो होती है पॉलीइथिलीन टेट्राइथिलीन डिग्रेडेड एंजाइम्स। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं। अब आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा और बना दो पॉसिबिलिटी में, जैसे MHE टेस या THC कट वन या पैट एस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी पैट वन आएगा तो ये आपका किससे रिलेटेड है, प्लास्टिक से। बस ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है। क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जैसे उसने पूछ लिया आपसे कि भाई ये क्या है, अब जैसे उसने दे दिया कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो सोचने में पड़ जाएंगे हो सकता है, मे बी, पॉसिबल, नॉट, इट्स अ प्लास्टिक। देखिए मैं बहुत ही, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे ना और लास्ट PYQ देख के अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको ये लगेगा सर यार, मतलब आपको बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम क्वेश्चंस को यही डील करते जा रहे हैं ना। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उसे हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब देखिए, अब आपके लिए ये है, फॉर एग्जांपल है लेंथ एंड कमीशन रिपोर्ट्स। अब इसकी रामायण नहीं पढ़नी हमें, रीजन है। रीजन क्या है कि हमारे पास स्टैटिक पोर्शन ही इतना पढ़ने के लिए बचा है। रहा करंट, करंट का सवाल तो ये है कि अगर मेंस में हम करंट को साथ लेके चलते तो हम क्वेश्चन वहां से हम उठा सकते हैं। ये किसके लिए है, कैंसर इन वुमेन। तो लेसेंट कमीशन रिपोर्ट जो है वो किस पे आई, वुमेन में आई। और मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं बता दूं कि लगभग 69 मिलियन पीपल्स में यू कैन से दैट 60% वुमेन है जिनको क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आई। तो आपको इतना समझना है कि लेसेंट वाला अगर ये वाला बात बन जाए तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कैंसर रिपोर्ट है ना, इन्हें वुमेन में। अच्छा, आगे आ जाते हैं। एंजल टैक्स की बात करें तो एंजल टैक्स उस पर ले भी किया जाता है। एंजल टैक्स कब ले भी किया जाता है, जब कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है और वो अपने शेयर को इशू करती है, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टर को, और उस प्राइस पर करती है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे करती है जो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तब उसे हम क्या कहते हैं, एंजल टैक्स। क्लियर कट है, ये आपको समझना है होगा। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर, यू कैन से दैट अपस्पा 1951, 1950 नॉट 50। सो इट्स ए ग्रांट स्पेशल पावर टू द आर्म फोर्स। ये क्या करती है, स्पेशल पावर देती है आर्म फोर्स को। वो एक्चुअली में जो भी डिस्टर्ब एरिया है वहां पे अपनी पावर को यूज करती है। और अब हम मैं बात कहूँ कि अपस्पा किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या होता है अदर, अगर प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये सेट नहीं बैठ पाता कि यार पूरा तो पढ़ लिया बट उसको क्रॉस कहाँ किया, हमने क्रॉस ओवर कहाँ किया। यहाँ तो हम क्रॉस ओवर, क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस करे जा रहे हैं। सो एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन जब बना था तो भी ये बोल दिया गया कि इसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। नहीं, यही कंफ्यूज हो गए हम। भाई प्रेसिडेंट का तो रोल ही नहीं है पसपा में, रोल किसका है वो देखते हैं हम थोड़ा सा। तो इसको डिक्लेयर किया जाता है जैसे मान लीजिए गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है किसका, यूनियन टेरिटरी का, यू कैन से दैट यूटी का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 लोग इसको अपस्पा को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर इन यूटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, और प्रेसिडेंट वाला अगर पूछेगा तो वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे जाता है 28 का, यू कैन से दैट प्रीलिम्स करंट। हमारे पास है सरना। सरना सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई ये कौन है, क्या है, कहाँ से आए ये लोग। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, पहली बात। किसी भी गॉड को नहीं मानते, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि ये नेचर की पूजा करते हैं। बस 3 बात आपको पता होनी चाहिए सरना के बारे में, मुझे लगता है। और ये ट्राइबल ग्रुप है, ये बात। तो आपसे यही पूछा जाएगा, दे वर्शिप द हिंदू, Hindu goddess, and they them he him they themselves to in a Hindu, you can say that religious। सो इस तरीके से ये वर्डिंग आपके पास होगी, बट आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरना में आपको जो चीज याद है, जैसे ही वर्ड आए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस वर्ड में कौन सी चीज है और नहीं। इसी से हमारा एमसीक्यू निकल आता है। सो देखते हैं, सरना फॉलोअर्स आर अ नेचर, ये नेचर की पूजा करते हैं। ये खुद को हिंदू नहीं मानते एंड हैव बीन फाइटिंग फॉर द सेपरेट रिलीजियस, और ये अपने को दूसरा धर्म से रिलेटेड मानते हैं, नेचर रिलीजियस से, ठीक है। और कई सदियों से ये इसी के लिए लड़ते आ रहे हैं। अच्छा, इनका कुछ फेथ होगा ना, इनका कोई स्लोगन होगा, यस, वो याद रखना है, जल जल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जल, सॉरी, हाँ, जल जंगल जमीन। क्लियर कट है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जे जे सैम, जल जंगल जमीन। ये सब किसका है, सरना वालों का, सरना ट्राइबल ग्रुप्स। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ जाती है मीथेन। तो सरना वर्ड आया तैसे ही माइंड में आ जाना चाहिए कि हिंदू नहीं है भैया, मानते ही नहीं है खुद को, नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब हिंदू नहीं मानते तो उनके गॉड्स की पूजा भी नहीं करेंगे। मीथेन की बात करें तो मीथेन इमिशन इज इन ए लाइव स्टॉक, ठीक है,
एंड राइस सिस्टम्स। मीथेन का मिशन कहाँ होता है ये हमें पता ही है भाई। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यू कैन से दैट एफओए के द्वारा। और मीथेन जो है वो वही कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है, इसके बारे में तो हमें पता ही है। बस इसको बारे में थोड़ा सा हमें आज जानना है, तो वो ये जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स की बात करें तो इसकी 27 से 30 लगभग 100 साल से ऊपर हो सकती है। और ग्लोबल पोटेंशियल के मामले में सबसे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है। अब आपसे फिर क्वेश्चन बनेगा कि ग्लोबल पोटेंशियल के मामले में सबसे ज्यादा गैस ऊपर कौन आती है, तो वो है आपकी CO2, उसके बाद है आपकी मीथेन। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन अमोनिया ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये आपकी जो, यू कैन से दैट, जो कार्बन फ्री सोर्स होते हैं, है ना, वहां पे इसका, यू कैन से दैट, ग्रीन अमोनिया यूज होती है। और ब्लू अमोनिया की बात करेंगे तो जैसे इसका बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स, है ना, उसको कैप्चर किया जाता है या स्टोर किया जाता है क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, तब ब्लू अमोनिया बनता है। या ग्रे अमोनिया की बात करेंगे तो ये आपका फॉजल फ्यूल से, यू कैन से दैट, प्रोड्यूस होता है। तो हमें थोड़े इनके प्रोड्यूस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो ग्रीन अमोनिया हमें पता चल गया है, ये कार्बन फ्री सोर्स से प्रोड्यूस होता है। ब्लू अमोनिया हमारा जो है वो क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर या स्टोर करके रखते हैं, तब ये होता है। और ग्रो अमोनिया की बात करें तो फॉजल फ्यूल्स के जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तब अमोनिया ये प्रोड्यूस होता है। आगे फिर हमारे पास आ जाता है लखनाग लेक। बहुत बढ़िया बात है ना। लफ, है ना, लाफ तो आपने सुना होगा ना, लाफ, थोड़ा सा ये हंसना है। तो हंसने की बात करें तो क्या है भैया, ये आपकी मिलेगी यूके में, ये रामसर साइट है और फ्रेश वाटर लेक है ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद ये अभी एक्चुअली में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लूम के द्वारा, यानी कि जो कह सकते हैं आप नीली हरी काई के द्वारा अभी ये फेस कर रही है ना, इसलिए न्यूज में आ गई लफनग लेक। ठीक है। चलिए अब हमारे पास आ जाता है कैनोकॉर्पस ट्री। ये क्या है? ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनवेसिव मैंग्रो स्पेसीज है। ये है क्या? इनवेसिव मैंग्रो स्पेसीज, मैंग्रो स्पेसीज है, बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना, हो सकता है पूछा जाए हमसे। सो जेनेसिस ऑफ टू स्पेसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये थोड़ा सा हम देखें ना देखें डजंट मैटर। आगे देखते हैं अटल, सॉरी अटल पेंशन योजना यानी कि APY। ये फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। क्लियर कट है। अच्छा, अब इससे पहले भी तो कोई पेंशन चल रही होगी, हाँ चल रही थी, कौन सी थी? वो थी स्वावलंबन स्कीम। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस करके आई है अटल पेंशन योजना। क्लियर कट है। अच्छा, ये क्या प्रोवाइड करती है? ये गारंटी प्रोवाइड करती है पेंशन फॉर द पीपल जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। टू ऑल बैंक अकाउंट्स होल्डर जिनकी एज ग्रुप जो है वो कितनी है, 18 से 40, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और जिनकी एज ग्रुप जो है वो 18 से 40 है। अच्छा, अब इसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो करता होगा। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यू कैन सी दैट PFRDA। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलती है 29, देखते हैं हम क्या है। साइक मिशन मून्स, ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा और इसका लॉन्च व्हीकल जो है वो है स्पेस एक्स फाल्कन हैवी। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा, देखिए मून तो लिखा है पर ये स्टडी करेगा एस्ट्रॉइड्स की, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसकी स्टडी करेगा एस्ट्रॉइड्स की। सो नासा फर्स्ट मिशन ये स्टडी करेगा एस्ट्रॉइड्स की दैट हैज मोर मेटल देन रॉक एंड आइस। तो रॉक एंड आइस से ज्यादा मेटल होता है किसमें? एस्ट्रॉइड्स में। तो उसी की स्टडी करने के लिए साइक मिशन मून बनाया गया भाई दी नासा के द्वारा। ठीक है। और अच्छा, एस्ट्रॉइड साइक की बात करें, ये आपकी लोकेशंस कहाँ है? तो उसकी लोकेशंस आपको मिलेगी जैसे मार्स एंड जुपिटर के बिटवीन में। क्लियर कट है। चलिए अब हम आ जाते हैं इंडियन एजिंग रिपोर्ट। तो एजिंग आप समझते होंगे बूढ़ापन या बुढ़ापा। सो इसके लिए ये जो रिलीज रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अभी क्यों न्यूज में आई? न्यूज में इसलिए आई कि 20% पॉपुलेशन हो जाएगी 2050 में, जो भी एजियन पीपल्स हैं, है ना। अगर हम 20% किसका? हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका। सो देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन एंड साइंस, या फिर और दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यू कैन से दैट UNPF। ये फंड क्या करता है? इसको रिलीज करता है इंडियन एजिंग रिपोर्ट्स को। क्लियर कट है। और मैंने अभी आपको बता दिया कि 20% पॉपुलेशन हो जाएगी एजिंग की 2050 तक इंडियन पॉपुलेशन के कंपेरिजन में। आगे मिलता है कोले वेटलैंड, ये कोरला में, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाता है कैबोमा फॉरकोटा, ये मैंने आपको पढ़ाया था फिर भी मैं लिख दिया इसको। पिंक ब्लूम है, रेड कैबोमा है, 3 नाम है इसके। ये स्पीसीज है एक्वाटिक प्लांट की, वाटर फील्ड की। ठीक है। अच्छा, ये आप कह सकते हैं
कहाँ मिलेगी? सेंट्रल साउथ अमेरिका में मिलेगी। इसपे पर्पल टाइप के फ्लावर आते हैं और ये केरला में ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अब हम आ जाते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ मिलेगी? बिहार में। सबसे पहले जब भी कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए ना या नेशनल पार्क आए तो आपको उसकी लोकेशन पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। माउंटेन रेंज यहाँ पे मिलेंगी आपको, जैसे आप कह सकते हैं विद्या रेंज, ठीक है, और कैमूर हिल्स। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। कैसे? जैसे आप गए चिल्ली खाने, चिल्ली समझते हैं ना, या मोमोज। अब आपने चिल्ली या मोमोज खाया और उस टाइम आपने क्या किया कि उस दुकानदार ने आपको क्या किया कि भाई वो मोमोज को या चिल्ली को उसने कागज पर रख के आपको दे दिया। अब आपको क्या पता, फॉर एग्जाम्पल और आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा एग्जाम्पल आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे आप किसी भी एग वाली दुकान पे जाइए, ठीक है, अब आपने उसको बोला कि भाई 4 एग काट दो हमारे, उसने अगर कागज लगाया और अगर उस एग को उसने उस कागज पे रख दिया, तो आप डिक्टो देख लेना, जो अक्षर उस न्यूज़ में लिखा था, जो वर्ड न्यूज़ में लिखा था न्यूज़पेपर में, वो डिक्टो वर्ड इस एग में छप जाएगा। अब उसी को आपने उठा के खा लिया। तो कॉमन सी बात है, बीमारी तो होंगी आपको। अब उस बीमारी में कौन-सी बीमारी होंगी? तो कैंसर है, लीवर फेलियर है या लंग डैमेज है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये जो इंक होती है, जो ये वाली मैंने अभी आपको बताया न्यूज़पेपर में एग रखे थे, तो ये वाले एग इस अंडे पे जो सॉरी ये न्यूज़पेपर की इंक इस अंडों पे छप गई थी। तो वो जो इंक है, वो इंक किससे बनी होती है? ये बनी होती है आपकी लैड से, ठीक है? लैड, और उसके बाद है नेप्थालामाइन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और एक और है हमारे पास एग्नोसिस्ट फॉर द एएचआर। एएचआर का मतलब एरेल हाइड्रोकार्बन्स रिसेप्टर्स। तो इन सारी चीज़ों से ये बनी होती है। हमारी जो इंक न्यूज़पेपर में यूज़ होती है, ठीक है? अच्छा, अब इसको कौन देख रहा है? तो 2018 में रूल बना था। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड यू कंसीडर्ड रेगुलेशन, यानी कि एफएसएसआई के द्वारा 2018 में इसने जो न्यूज़पेपर और उसके सिमिलर मटेरियल्स हैं, उन पे कंप्लीटली बैन लगा दिया था। उनको जैसे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी भी लेने जाते हैं ना, थोड़ा-सा मैं बता रहा हूँ आपको, बिरयानी अगर लेने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा दुकानों पे वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने वो न्यूज़पेपर लिया, द कोई सा भी न्यूज़पेपर है, और उसपे क्या किया उन्होंने, उसको ऐसे ही रख दिया, है ना? अब वो चावल जो है सारे वेस्टेज हो गए जो नीचे वाले हैं, है ना? तो इसलिए 2018 में इस पे रोक लगी हुई है। पर आपको अब हमें क्या याद रखना है भैया? हमें याद रखना है कि एक्चुअली में न्यूज़पेपर में कौन-कौन सी इंक का यूज़ होता है और इस इंक में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सॉरी, नॉट ए इंक टाइप्स, सिर्फ इतना याद रखना है कंपोनेंट कौन से। तो लेड, और एक नाम हमें याद रखना है नेप्थ्यलामाइन्स एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स, ओके? और एक और है हमारे पास एग्नोसिस्ट फॉर द एएचआर्स, और एएचआर का मतलब है एरियल हाइड्रोकार्बन्स रिसेप्टर। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए मैं थोड़ा-सा आपको और बता दूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप मुझे क्या करेंगे, जो नंबर दिया होता है स्क्रीनशॉट पे, ओ सॉरी थंबनेल पे, आप उस पे मेरे को कॉल करें या मैसेज करें, आपको ये ईज़िली मिल जाएगा। शायद मुझे लगता है इससे सुलभ पीडीएफ आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, है ना? चलिए आगे देखते हैं। जो इनिशिएटिव है एचआईवी एड्स को कंट्रोल करने के लिए चलाई गई, वो कौन-सी है? जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एनएसीपी, या नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 और 24, एंड मिशन सागर संपर्क भी चलाया गया। अब आप ये मत समझना कि मिशन सागर संपर्क अलग है, जो टेरेस्ट्रियल में चला गया, है ना? वो एरर को ठीक कर रहा था जो भी जीएनपीएस में हो रहा है। बट अगर मिशन संपर्क की बात आ जाए, खाली मिशन संपर्क, तो ये एड्स के रिगार्डिंग चलाया गया, ठीक है? आगे मिलता है हमें टेराहर्ट्ज़ रेंज, यानी टीएचआर। इसकी बात करें तो ये आपका रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिसमें 100 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 10 टेराहर्ट्ज़ तक शामिल होता है। ये थोड़ी-सी इसकी रेंज याद रखनी है, टेराहर्ट्ज़ रेंज। अब आप इसको ऐसे भी याद रख लें कि भई टेराहर्ट्ज़ जो है उसकी रेंज क्या है? वो रेंज है 100 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 10 टेराहर्ट्ज़ तक, ओके? चलिए आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है 13 सितंबर 2023 का करंट अफेयर, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड्स, ये थोड़ा-सा न्यूज़ में रह रहा है इसलिए इसको देखने की कोशिश करेंगे। सो इसको स्टेबलाइज़ किया गया था 1961 में, सॉरी 1969 में। इसको प्रेज़ेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अ, यू कैन से दैट ना तो गवर्नर है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट है, ओके? प्रेजेंट किया जाता है एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी पे। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था देविका रानी को, और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के हैं दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के की बात करें तो ये डायरेक्टर थे किसके, राजा हरिश्चंद्र, जो मूवी आई थी 1913 में, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको बेसिक जानकारी चाहिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड के बारे में कि भई इसको कौन प्रेजेंट करता है। पहले तो आपको याद रखने वाली बात है, ये ज़रूर याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके? और राजा हरिश्चंद्र जो मूवी आई थी उसको उन्होंने डायरेक्ट किया था किन्होंने,
दादा साहब फाल्के ने, उन्हीं के नाम से है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलती है टोटो लैंग्वेज। तो टोटो के बारे में, ये ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ है, भूटान और वेस्ट बंगाल में। फैमिली कौन सी है, सिनो तिब्बत है, ठीक है। और जो टोटो लैंग्वेज है, इसका कोई भी खुद का स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रही। बट अभी ये कोई नाम दिया गया था, उस उन्होंने इसको यू कैन से डेवलप किया है, तो इसलिए न्यूज़ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलती है स्पेस 2030 इनिशिएटिव, ये चलाई गई डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपसे ये लिखा है स्पैफ। अब आप पढ़ेंगे ये भाई स्पेस से रिलेटेड है, नहीं, ये आई केयर को लेके है। इसका काम है आई केयर को एंड ट्रीट फॉर ऑल, मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि आई में जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ट्रीट करने का काम करती है फैफ 2030 इनिशिएटिव, जो चलाई गई है डब्ल्यूएचओ इनिशिएटिव के द्वारा। मायोपिया, अब कुछ आई की डिजीज होती है, रिफ्रैक्टिव यू कैन से दैट डिजीज होती है, तो उनको देखेंगे, जैसे नियर साइटनेस। अब वो नियर साइटनेस का मतलब है मायोपिया, सबसे पहले आपको इतना समझना है। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटनेस। और प्रेस बायोपिया का मतलब है आपका ग्रेजुअल लॉस ऑफ द आई एबिलिटी, इसमें लेंस यूज होता है। और एंटिकमैटिज्म, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए मायोपिया का मतलब ये है कि भाई आपको पास की वस्तुएं तो बिल्कुल साफ दिखेंगी, ठीक है, यू कैन सी दैट मायोपिया, पर दूर की वस्तुएं आपको नहीं दिखेंगी। इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में आपको फार साइड, मतलब दूर की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, और इसमें लेंस यूज होगा कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेस बायोपिया, और ये इसका मतलब है कि मतलब आंखों की जो एबिलिटी है देखने की, वो धीरे धीरे करके घटती जा रही है, और इसमें यूज होता है बाईफोकल लेंस। ये थोड़ा सा आपको रखना है, तो ये लेंस पूछा जाता है। मायोपिया में आपका कॉन्वेक्स, और हाइपरमेट्रोपिया में आपका कॉन्वेक्स। और हमारे लिए यूपीएससी में तो यही है भाई, आपको जड़ पता होनी चाहिए, फलक के बारे में जानकारी हो या ना हो। प्रेस बायोपिया में आपको बाईफोकल लेंस। और एंटी मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का, ओके। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब हमारे पास आता है स्मार्ट सिटी मिशंस। इसको लॉन्च किया गया 2015 में, और ये कैसी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब आप समझते हैं ना, कि जिसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग नहीं होती। 100% फंडिंग किसमें होती है, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम में। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसकी मिनिस्ट्री है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रमोट करती है सिटी को एंड प्रोवाइड करती है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, क्लियर है। अच्छा, एक वर्ड्स में हम देखेंगे, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को। ये थोड़ा सा न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि अभी एमएस स्वामीनाथन की डेथ हो गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इसको पब्लिश किया गया इसके द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से दैट वीपो के द्वारा। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अच्छा, इसका काम क्या है, ये जो भी इकोनॉमी में जो भी इनोवेशन होता है उसको मेजर करने का काम करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये थोड़ा सा आप याद रखना। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ग्लोबल इनोवेशन की बात हो रही है तो ये साइंटिफिक के बारे में बात करेगा ना, ये किसके बारे में बात करता है, इकोनॉमी के बारे में। सो नॉट कंफ्यूज, इकोनॉमी में जो भी इनोवेशन होगा उसको मेजर करने का काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलती है सेंट्रल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा, एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। ये बॉडी है, इसको स्टेबलाइज किया गया 1964 में। मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू है, इसका स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टेबलाइज हुई है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू एक्ट 1963 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यू कैन से दैट फॉर्मुलेट करना जो पॉलिसियां हैं, है ना, जैसे लेवी को लेके है, या कलेक्शन ऑफ द कस्टम को लेके है, या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को लेके है, या सेंट्रल गुड्स को लेके है, या सर्विस टैक्स को लेके है, आईजीएसटी को लेके है। ये सब किसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। सो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया सितंबर का, यू कैन से दैट, और वन वीडियो में भी हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, ओके। सो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, आप क्या करेंगे, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए डायरेक्ट आप मेरे को कॉल करें, अदरवाइज आप मैसेज करेंगे, आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। कोई ज्यादा वो नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, सो ये हमारा सितंबर तक का कंप्लीट हुआ है, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप इसको लगाने के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, फिर आप देखना कि हमारा करंट कितना फंस रहा है इसमें से, ओके। और इसमें टाइम लगता है, पीसी ऐसे नहीं आया, तो मैं 6 टॉपिक भी लेके आता हूँ, तो पीआईबी की पूरी साइट खंगाली, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर,
and you can say that even Mint and other UPSC sites. Okay. So आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो भी एसएससी सीजीएल या पीसीएस या फिर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको करंट अफेयर जरूर दिखाएं। सो थैंक यू सो मच।